नमस्ते दोस्तों, सत्ता और समाज के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी श्रवण छात्र। साथियों, जब हम देश में राजनीति और राजनेताओं की बात करते हैं तो हमारे सामने उनकी लग्जरियस लाइफ और महंगी महंगी गाड़ियां सामने आती हैं। तो क्या आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति में कुछ ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने सादगी और ईमानदारी की मिसाल कायम की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सांसद की जो अपने साथ संसद में भी दो रोटियां लेके चलते थे। हम बात कर रहे हैं करनाल के पूर्व सांसद स्वामी रामेश्वरानंद की। स्वामी रामेश्वरानंद का जन्म 1890 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के कुरैब गांव में हुआ था। जब ये 6 साल के थे तो इनकी माता का निधन हो गया। कुछ समय पश्चात इनके पिता का भी निधन हो गया। इन्होंने अपनी चौथी तक की शिक्षा गांव से ही पास की और उसके बाद क्योंकि इनको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो इनके दिल में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने अपना 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और उसके बाद ये हापुड़ चले गए। हापुड़ से ये काशी आए और वहाँ स्वामी कृष्णानंद के संपर्क में आए और इन्होंने उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ली और उसके बाद ये स्वामी रामेश्वरानंद बन गए। शुरू में ये पौराणिक विचारधारा के संत थे। उसके बाद ये इलाहाबाद भी गए, कई जगह पर उन्होंने भ्रमण किया। ये एक बार मथुरा गए हुए थे तो वहाँ पे हरियाणा के आर्य समाज के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी भीष्म आर्य का व्याख्यान इन्होंने सुना। तो कुछ लोग स्वामी भीष्म आर्य को गालियाँ दे रहे थे तो स्वामी रामेश्वरानंद ने उनसे पूछा, आप इनको गालियाँ क्यों दे रहे हैं? तो इनका उत्तर उन्होंने दे दिया कि ये आर्य समाजी होते ही इस लायक हैं। जब स्वामी जी ने आर्य समाज का नाम सुना तो उन्होंने भी आर्य समाज के बारे में पौराणिक लोगों से कुछ अच्छा नहीं सुना था। उन्होंने सुन रखा था कि जो आर्य समाजियों का भाषण सुन लेता है, उनका व्याख्यान सुन लेता है तो वो नरक में जाता है। एक बार तो स्वामी जी ये सुन के घबरा गए, लेकिन बाद में अब उन्होंने सोचा कि नरक में तो जाना हो ही गया, क्यों न भीष्म आर्य जियों का पूरा ही व्याख्यान सुन लिया जाए। जब भीष्म आर्य का पूरा व्याख्यान खत्म हो गया तो वो भीष्म आर्य से इतने प्रभावित हुए, उनसे निवेदन किया कि स्वामी जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो ये स्वामी भीष्म आर्य के शिष्य बने, 4 साल तक उनके साथ रहे। उसके बाद ये लाहौर भी गए, अलीगढ़ भी गए, ज्वालापुर भी गए, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ गुरुकुल में गए। वहाँ पे इन्होंने व्याकरण, वेदों और संस्कृत का अध्ययन किया। इस प्रकार ये व्याकरण के और वेदों के बहुत बड़े विद्वान बन गए और पक्के आर्य समाजी बन गए। जब देश में आज़ादी की लहर चल रही थी तो आर्य समाज उस समय सबसे मुख्य भूमिका में था। तो स्वामी रामेश्वरानंद जी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जेल काटी। स्वर्ण आंदोलन में भी भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और नमक कानून तोड़ने में भी अहम भूमिका निभाई। हरियाणा में उस समय एक नारा हुआ था, प्रसिद्ध नारा था, नमक कानून टूटेगा, अंग्रेजों का सिर फूटेगा। तो स्वामी रामेश्वरानंद जी जब हैदराबाद के निजाम द्वारा हिंदुओं के साथ जुल्म किए जा रहे थे तो आपने सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया और उस समय आप औरंगाबाद की जेल में भी रहे काफ़ी समय तक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो आपने जगह जगह पर जाकर शांति स्थापित करवाने में भी अहम भूमिका निभाई। जब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदी भाषा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था तो उस समय भी आर्य समाज अग्रणी भूमिका में था, तो आपने उस आंदोलन का भी नेतृत्व किया। जब मास्टर तारा सिंह अलग से पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे तो आपने उसके खिलाफ हिंदी सूबे की मांग के लिए लंबे समय तक अनशन किया और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवेदन के बाद आपने अनशन खोला। आप 1962 में करनाल से जनसंघ की टिकट पर सांसद चुने गए। जब आप सांसद बने तो आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली थी और आपका अनुसरण 33 सांसदों ने किया, उन्होंने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली। जब आप
संसद में किसी मुद्दे पर बोलते थे तो उससे पहले संस्कृत का एक मंत्र बोलते थे। आपने संसद में हवन भी किया था और एक बार मजदूरों के साथ बहुत ही गलत हो रहा था तो आपने मजदूरों का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे धरना दिया, तो उसके बाद मजदूरों की मांग मनवाई। आप संसद में भी अपनी बात निडर और बेबाक तरीके से बोलते थे, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते थे, चाहे वो अपनी पार्टी का ही क्यों ना हो। जब आप संसद में जाते थे तो सिर्फ 2 रोटियां साथ लेके जाते थे। घरौंडा से जो दिल्ली के लिए ट्रेन जाती है उसमें 6:30 बजे आप ट्रेन से जाते थे और शाम को 7 बजे वाली ट्रेन में आप वापस जाते थे। स्टेशन से संसद तक भी आप पैदल जाते थे। संसद को जो सुविधाएं दी जाती हैं, गाड़ियां दी जाती हैं, आपने कोई गाड़ी नहीं ले रखी थी। सांसद को जो फ्लैट दिया जाता है वो नहीं ले रखा था। कोई भी आपका अंगरक्षक नहीं था। जब भी आप कई बार लेट हो जाते थे, जैसे संसद का अधिवेशन चलता था उस समय आप लेट हो जाते थे, तो आर्य समाज के सीता बाजार में एक आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पे एक कमरा आपको दिया हुआ था, उसी में आप ठहरते थे। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार दिल्ली के प्रसिद्ध अशोका होटल में मीटिंग रखी हुई थी। तो मीटिंग खत्म होने के बाद लंच का जो समय आया तो स्वादिष्ट व्यंजन और अच्छी अच्छी डिश सांसदों का इंतजार कर रही थी और सभी सांसद मीटिंग खत्म होने के बाद लंच के लिए चले गए, लेकिन स्वामी जी एक कोने में बैठकर 2 रोटियां निकाल कर खाने लगे। तो इससे श्रीमती इंदिरा गांधी दौड़ी दौड़ी आई और बोला, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये जो आज लंच बनवाया गया है ये सभी सांसदों के लिए है, आप अच्छा रहेगा आप वहीं चलकर खाना खाएं। तो इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया था, अगर मैं सरकारी धन से खाना खाऊंगा तो मैं किस प्रकार का सन्यासी हूँ? अगर आप मेरा इस तरह रोटियाँ खाना आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं बाहर बैठ के खाना खा लेता हूँ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि स्वामी जी शर्मिंदा मत कीजिए, हम तो यही चाह रहे थे कि अच्छा होता आप हमारे साथ आज भोजन करते। तो ये थी उनकी सादगी का जीवन। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जीवन कितना सादगी भरा था। 1990 में उनके शिष्य की मृत्यु हो गई, जिससे आप बहुत ज़्यादा आहत हुए और आपने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय आपकी आयु 100 वर्ष थी। तो साथियों, आप आज के नेताओं को उनके जीवन से सीखने की ज़रूरत है। अगर हम राजनीति में भ्रष्टाचार की तरफ देखते हैं, ईमानदार आदमी राजनीति में आना नहीं चाहता, तो हमें स्वामी रामेश्वरानंद जैसे सांसदों का, उन जैसे नेताओं का जीवन अनुसरण करना चाहिए। एक बार उनकी तरफ देख लेना चाहिए तो लोगों को दोबारा से उनका जीवन देख करके राजनीति में आने की प्रेरणा मिलती है। ये थी उनकी कहानी। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनका जीवन हमें सिखाता है कि पद से बड़ा त्याग होता है और स्वाभिमान और संघर्ष और जन सेवा ही सच्ची राजनीति होती है। राजनीति ऐश करने का, भोग विलास का साधन नहीं, अपितु जन सेवा का माध्यम है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।